नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना कांग्रेस सरकार द्वारा 2 लाख खाली पदों को भरने का वादा पूरा न करने से खुद को धोखा महसूस करे बेरोजगार युवाओं ने बुधवार को धरना चौक पर धरना देने का आह्वान किया है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार युवाओं को आश्वासन दिया था कि सत्ता में आने के 1 साल के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी। इस वादे को चुनाव प्रचार के दौरान जोर शोर से उठाया गया, इसमें बेरोजगार युवाओं के नेताओं को जुटाया गया था और लोगों तक पहुंचने के लिए एक बस यात्रा भी निकाली गई थी। अशोकनगर में कैंपेन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं से सपोर्ट मांगा और पोस्ट किया था कि हमारा जॉब कैलेंडर उनके दर्द को कम करने की दिशा में पहला कदम है। हम 1 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां पक्की करेंगे। यूपीएससी की तर्ज पर टीएसपीएससी में सुधार और युवा विकास 5 लाख रुपए की मदद। हमारे युवाओं का भविष्य कांग्रेस प्रजा सरकार के हाथों में सुरक्षित है, ये मेरी गारंटी है। हालांकि तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने 2 अगस्त 2024 को विधानसभा में 2024-25 के लिए जॉब कैलेंडर जारी किया था, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से कोई भर्ती नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। असल में सरकार के 2 साल से ज्यादा पहले सत्ता में आने के बाद से कोई नया भर्ती नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। बेरोजगार युवाओं ने मांग की कि सरकार 2 लाख खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी करे, एक मेगा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी घोषणा करे, खाली टीचर पदों को भरे और एक नया जॉब कैलेंडर जारी करे। उन्होंने राज्य के करीब 30 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए 4,000 रुपए के बेरोजगारी भत्ते की भी मांग की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजुकेशनल सर्टिफिकेट सामने नहीं आया, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किए गए वोटर लिस्ट के SIR के दौरान अनपढ़ और गरीबों से कई डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कार्यक्रम में बोला है, जहां उन्होंने दिवंगत CPI नेता रवि नारायण रेड्डी की याद में स्थापित पुरस्कार पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी को दिया। सीएम ने फोन टैपिंग मामले में BRS अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की जांच का विरोध के लिए BRS पर भी निशाना साधा है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये देश में एक व्यक्ति एक पार्टी लाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान को हटाने के लिए 400 सीटें की मांग की। उन्होंने कहा कि जनहित में संवैधानिक संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत प्राप्त होगा। सीएम ने दावा किया है कि बीजेपी की साधारण बहुमत हासिल करने में विफल रहने के बाद पार्टी अब SIR के माध्यम से अनपढ़ और गरीबों के वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि SIR के हिस्से के रूप में पिता और दादा के जन्म का डिटेल मांगा जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने मोदी के एजुकेशनल सर्टिफिकेट के लिए पूछा था, लेकिन इसे सामने नहीं लाया गया और ये भी कहा गया है कि ये मामला RTI के दायरे से बाहर है। सीएम ने पूछा है कि शिक्षा पूरी करने के बाद सर्टिफिकेट दिखाने में क्या दिक्कत है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी तरफ से पूरे किए गए 6 दिन के लीडरशिप प्रोग्राम का जिक्र करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर उनका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो वो उसे पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि इस साल का केंद्रीय बजट देश के भविष्य को देखते हुए बनाया गया। 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, इसके लिए ये बजट बनाया गया है। इस बजट में तेलंगाना के लिए कई विषय हैं। तेलंगाना से 3 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। मैं तेलंगाना की जनता की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। केंद्र सरकार ने जो बजट इस साल लाए गए, ये बजट देश को भविष्य देखते हुए, देश के आने वाले पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए बनाया सो बजट है। ये इलेक्शन बजट नहीं है, इलेक्शन ओरिएंटेड बजट नहीं है। आने वाले दिन में 2047 में देश एक विकसित भारत बने, एक डेवलप्ड कंट्री बने, इसके लिए ये बजट बनाया गया। देश में रोजगार बढ़ाना चाहिए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, देश में रिसर्च एक्टिविटी हो, देश में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट हो। इस दृष्टिकोण से ये बजट बनाया गया। इस बजट में तेलंगाना के लिए अलग अलग इश्यूज है। तेलंगाना में रेलवे दृष्टिकोण से जब 2014 में तेलंगाना में आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलकर 800 रुपए अलॉटमेंट करते थे। अभी लगभग 6,000 करोड़ रुपए इस 12 साल में 800 से जाकर 6,000 करोड़ रुपए आज केंद्र सरकार सिर्फ आंध्र नहीं तेलंगाना अलग खर्च करने के लिए आज अलॉटमेंट किया गया। वैसे ही तेलंगाना में लगभग 42 रेलवे स्टेशंस विकसित करने के लिए भी केंद्र सरकार काम शुरू किया है। अभी तक 4 रेलवे स्टेशंस का उद्घाटन भी हुआ। इस 26 में पूरा रेलवे स्टेशन हम कंप्लीट करेंगे। वैसे ही रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया है। ऐसे ही अब 3 हाई स्पीड रेल
कॉरिडोर का निर्माण करने का भी घोषणा किया है। इसमें लगभग 5,50,000 करोड़ रुपए इस रेल एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार तेलंगाना में खर्च करने वाले हैं। इससे ज्यादा तोहफा तेलंगाना जनता के लिए क्या चाहिए। एक ही बजट में रेलवे दृष्टिकोण से 5,50,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट से 3 एलिवेटेड कॉरिडोर्स, हैदराबाद से पुणे, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, कम समय में इस एलिवेटेड कॉरिडोर से द्वारा जो केंद्र सरकार ने आज घोषणा किया है, मैं सारी तेलंगाना के जनता के ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय तेलंगाना के हित के लिए दिया है। क्योंकि तेलंगाना अभी नेशनल हाईवे से तेलंगाना आज आईटी हब है, तेलंगाना आज एजुकेशन हब है, डिजिटल हब है, डिफेंस हब है और फार्मा हब है, डेटा सेंटर भी है, सेमीकंडक्टर का भी है और इतने बड़े पैना में आज तेलंगाना विकसित हो रहे। इसी समय में ऐसी रेलवे जो कॉरिडोर डिक्लेयर किया है, इसके कारण भी तेलंगाना को बहुत उपयोग होगा। ये तेलंगाना में अभी तक जो लगभग 50,000 करोड़ का नेशनल हाईवेज का कई दिनों की कंफ्यूजन और अनिश्चितता के बाद सीपीआई और कांग्रेस ने नगर पालिका चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया, जिससे कोटागुडेम में उनका गठबंधन खत्म हो गया है। सीपीआई, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में कोटागुडेम सीट पर चुनाव से पहले हुए गठबंधन के तहत कांग्रेस का समर्थन किया था, वो नगर पालिका चुनाव में भी इस व्यवस्था को जारी रखना चाहती थी। हालांकि दोनों पार्टियां सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक सीपीआई ने 30 सीटों की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें 20 सीटें दी। इन 20 सीटों में से कांग्रेस कथित तौर पर 5 ऐसे डिवीजन पर कब्जा करना चाहती थी जो पिछली नगर परिषद में सीपीआई के पास थे। खम्मम के सांसद आर रघुराम रेड्डी और कांग्रेस नेता टुल्ली ब्रह्मैया ने सीपीआई के जिला सचिव शेख साबिर पाशा के साथ कई दौर की बातचीत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेदों की वजह से आखिरकार दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए। बताया गया है कि राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी नगर पालिका चुनाव में सीपीआई के साथ गठबंधन करने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि खम्मम जिले में कोटागुडेम नगर निगम और एडुलपुरम नगर पालिका जीतना उनकी जिम्मेदारी है और ये उनके लिए एक जनमत संग्रह होगा। इसी तरह कांग्रेस कार्यकर्ता बीरा रवि, जिन्हें कथित तौर पर 24वें डिवीजन से पार्टी टिकट का भरोसा दिलाया गया था, उन्हें आखिरी मिनट में टिकट नहीं दिया गया और अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस को कई डिवीजनों में बागी उम्मीदवारों से भी खतरा हो सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि चल रहे नगर पालिका चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस नगर पालिकाओं में हाउस टैक्स बढ़ाने की योजना बना रही है। करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी के नगर निगम चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए संजय ने वोटरों से कांग्रेस को खारिज करने की अपील की और इस पर चुनाव से पहले किए गए 6 वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि 2 साल सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने पूरे राज्य में नगर निगमों और नगर पालिकाओं को कोई फंड जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शहरी स्थानीय निकायों को एक पैसा भी नहीं दिया और इसे इन चुनाव में वोट मांगने का कोई हक नहीं है। बीजेपी विधायक ने बिहार इस पर भी निशाना साधा और इस पर अपने 10 साल के शासन के दौरान जमीन पर कब्जे और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बंडी ने आरोप लगाया कि सरकारी फंड लूटा गया और पिछली सरकार के कार्यकाल में जारी किए गए केंद्रीय फंड को दूसरी जगह इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि बीआरएस को वोट देना वोटों को नाले में फेंकने जैसा होगा। वहीं एमआईएम ने पूरे राज्य में नगर निगम चुनाव के लिए अपना कैंपेन शुरू कर दिया। पार्टी लीडरशिप, जिसमें प्रेसिडेंट भी शामिल है, वैसे पूरे राज्य में कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। हैदराबाद के सांसद ने पिछले 3 दिनों में तांदूर, नलगोंडा और संगारेड्डी का दौरा किया और वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की। अकबरुद्दीन ओवैसी बुधवार यानी कल से पार्टी कैंपेन में शामिल होंगे। वो महबूब नगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि इस मीटिंग में हजारों स्थानीय लोग शामिल होंगे। पार्टी की नलगोंडा, निजामाबाद और करीमनगर नगर निगमों में अच्छी पकड़ है, जबकि उसने पहले भी विकाराबाद, तांदूर, भैंसा और दूसरी जगहों की नगर पालिकाओं में कई सीटें जीती हैं। साथ ही एमआईएम ने राज्य में हुए लोकल बॉडी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी ने हाल ही में महाराष्ट्र में लोकल बॉडी और नगर पालिकाओं में भी अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है। उसने हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में भी 5 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव में पार्टी की सफलता से पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं।
कर्नाटक में एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। राज्य में विपक्षी बीजेपी ने कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज को एक याचिका दी है, जिसमें उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी नसीर अहमद को सदन से तुरंत सस्पेंड करने की मांग की गई। नसीर अहमद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के राजनीतिक सचिव भी हैं। विधान परिषद में विपक्ष के नेता ने बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद बसवराज से मुलाकात की और शिकायत सौंपी। नारायण स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीति के सबसे निचले स्तर का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि परिषद के अध्यक्ष को शिकायत सौंपी गई है, जिसमें विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सबसे निचले स्तर के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए नसीर अहमद को सदन से तुरंत सस्पेंड करने की मांग की गई है। विपक्षी नेता ने नसीर पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन की गरिमा और संसदीय मूल्यों को ताक पर रख दिया गया और ये बहुत ही निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह व्यवहार लोकतंत्र के आदर्शों के खिलाफ है और ये अपील की गई है कि गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले सदस्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद विधान परिषद के अध्यक्ष ने एमएलसी नसीर की ओर से किए गए कमेंट्स को रिकॉर्ड से हटा दिया, लेकिन बीजेपी सदस्यों ने सदन के वेल में आकर विरोध प्रदर्शन किया और ये मांग की कि अहमद अपने बयान के लिए माफी मांगे। वीपीजी रामजी एक्ट पर कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने कहा कि ये मौजूदा बिल जो मनरेगा को खत्म करके नया कानून ला रहा है वो गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी बिल है, जिसे ग्रामीण इलाकों में बंधुआ मजदूरी और दिहाड़ी मजदूरी को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। देश भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले बिल को सिर्फ 3 दिन की चर्चा के बाद ही खत्म कर दिया गया, बिना किसी सेलेक्ट कमेटी को भेजे। उन्होंने विधानसभा में मनरेगा पर चर्चा शुरू की और हम निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की जन विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी नीति और एक्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करेंगे और ये संदेश देंगे कि देश में अभी भी विपक्ष है जो आम लोगों के अधिकारों को कुचलने वाले किसी भी मुद्दे को उठाएगा और काम का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई ने आज घोषणा की कि उन्होंने निजी कारणों से 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य भर के कुछ सीटों के लिए चुनाव प्रभारी के पद से हटने का फैसला किया। अन्नामलई उन सीनियर बीजेपी नेताओं में से जिन्हें पार्टी की 41 प्राथमिकता वाली सीटों का प्रभारी बनाया गया, जिन पर बीजेपी एआईएडीएमके के साथ अपने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की सोच रही है। कोयम्बटूर में मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके पिता की खराब सेहत की वजह से लिया गया है। अन्नामलई ने कहा कि क्योंकि मेरे पिता बीमार है और मुझे उनकी देखभाल करनी है, जो मेरा पहला फर्ज है, इसलिए मैं बुनियादी काम नहीं कर पाऊंगा या ज्यादा यात्रा नहीं कर पाऊंगा। पार्टी ने मेरी बात मान ली और उन्हें 6 सीटों पर जिम्मेदारियां दूसरे नेताओं को सौंप दी हैं। वहीं प्रभारी पद से हटने के बावजूद अन्नामलई ने साफ किया है कि वो पार्टी के लिए पूरी तरह उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मैं प्रचार करने या मुझे सौंपी गई कोई भी दूसरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं और कहा कि फैसला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य सीनियर नेताओं के साथ चर्चा की गई है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पार्टी, बीजेपी उम्मीदवारों या हमारे गठबंधन सहयोगी एआईएडीएमके के लिए जो भी भूमिका सौंपी जाएगी मैं उसे निभाऊंगा। बीजेपी नेतृत्व तय करेगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या चुनाव से जुड़े दूसरे काम करने चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।